हेलो स्टूडेंट्स, तो आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। चैप्टर नंबर 10 के 3 लेक्चर हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन है जो मुझे प्रोवाइड कराता है एक प्लेटफॉर्म, किसके लिए? जो मेरे पास एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी अवेलेबल है मैं उसको सेल्स कर सकूँ और परचेज कर सकूँ। क्लियर है? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देता है कि इन्वेस्टर जब चाहे अपनी सिक्योरिटी को बाय कर सकता है, जब चाहे उसको सेल्स कर सकता है। इट फैसिलेट द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी लाइक शेयर एंड डिवेंचर इनटू मनी एंड वाइस वर्सा। जो उसके पास सिक्योरिटी अवेलेबल है इन्वेस्टर के, वो अपनी सिक्योरिटी को ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकता है, और जो उसके पास कैश अवेलेबल है उसको सिक्योरिटी की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता है। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, मुझे बाय और सेल्स करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी का। आपका ये देखिए, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को कोई भी इन्वेस्टर सेल्स करेगा तो उसके पास क्या होगा, मनी अवेलेबल हो जाएगी, और वो उसको परचेज करेगा तो उसके पास क्या होगा, सिक्योरिटी अवेलेबल हो जाएगी। देयर आर 23 स्टॉक एक्सचेंज फंक्शनिंग करंटली इन इंडिया। 23 ऐसे स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पर, 23 ऐसे स्टॉक एक्सचेंज है जो करंटली वर्क कर रहे हैं इंडिया में, जिसमें इंक्लूड है यहाँ पर एनएसई और बीएसई। गाइस इसको आप एनएसई और बीएसई कीजिए। यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों इंक्लूडेड 23 स्टॉक एक्सचेंज में जो करंटली वर्क कर रहे हैं इंडिया में। आइए, तो गाइस देखिए, हमने देखा यहाँ पर कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जो मुझे प्रोवाइड एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देता है, किसके लिए? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को बाय और सेल्स करने के लिए। इन्वेस्टर जब चाहे अपनी सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट कर सकता है, और जब चाहे अपने कैश को सिक्योरिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। 23 स्टॉक एक्सचेंज करंटली वर्क कर रहे हैं इंडिया में, जिसमें इंक्लूड है मेरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आइए फंक्शन देखते हैं यहाँ पर। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फर्स्ट फंक्शन आता है मेरा लिक्विडिटी प्रोवाइड करा देता है। यहाँ पर देखिए, लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड कराता है? जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है उसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करा देता है। देखिए, बिकॉज एन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट हिज मनी थ्रू दिस मार्केट इनटू सिक्योरिटी एंड कैन कन्वर्ट दिस इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। इन्वेस्टर जब चाहे अपनी मनी को कैश में कन्वर्ट कर सकता है, और जब चाहे अपने कैश को सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर है? सेकंड देखिए, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी का। प्राइस ऑफ सिक्योरिटी किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज में हम किस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी यानी सेकेंडरी मार्केट। क्योंकि गाइस देखिए, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, फ्रेश इशू लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी फ्रेश इशू नहीं आ रहा है। जो सिक्योरिटी कंपनी के द्वारा इशू की गई थी उसको ही हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फर्दर सेल्स और परचेज कर रहे हैं। तो इसलिए एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है। जो भी प्राइस डिसाइड होगा सिक्योरिटी का, किसके फोर्सेस पे होगा गाइस? डिमांड एंड सप्लाई के। देखिए, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इज डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटी। जो भी स्टॉक एक्सचेंज में करंटली डिमांड एंड सप्लाई होगी सिक्योरिटी की, उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होता है सिक्योरिटी का। ध्यान रखिएगा। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन गाइस, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कंप्लीटली सेफ होती है। कंप्लीटली सेफ क्यों होगी गाइस? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज मार्केट है। यहाँ पर ऑर्गेनाइज मार्केट है और प्रोटेक्ट करती है किसके? इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। अपने इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को कंप्लीटली प्रमोट करती है यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज जो है मेरा। गाइस देखिए, स्टॉक एक्सचेंज के अपने लॉ और बाय लॉ होते हैं यहाँ पर, और किसके द्वारा रेगुलेट एंड कंट्रोल की जाती है? सेबी के द्वारा रेगुलेट एंड कंट्रोल की जाती है। यदि कोई भी मेंबर उसको फॉलो नहीं करता, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं करता, तो उसकी मेंबरशिप क्या होगी, यहाँ पर कैंसिल कर दी जाएगी। क्लियर है? तो हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो कम्प्लीटली सेफ होती है, क्योंकि वो अपने इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और एक ऑर्गेनाइज वेल ऑर्गेनाइज मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज के अपने लॉ और बाय लॉ हैं। किसी भी कारण से कोई भी मेंबर स्टॉक एक्सचेंज का उनको फॉलो नहीं करता तो उसकी मेंबरशिप क्या होगी, कैंसिल कर दी जाएगी। और प्लस एक्स्ट्रा में क्या होता है, रेगुलेट एंड कंट्रोल किसके द्वारा की जाती है? सेबी के। तो सेबी प्रॉपर वहाँ पर सुपरवाइज करता रहता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो किसी भी टाइप का कोई मिसकंडक्ट तो नहीं कर रहा है। फोर्थ देखिए, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। गाइस इकोनॉमिक ग्रोथ में भी स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। किस टाइप से करता है गाइस? देखिए, शेयर मार्केट एनकरेज द पीपल टू इन्वेस्ट देयर मनी इनटू सिक्योरिटी। गाइस देखिए, जो शेयर मार्केट है वो एनकरेज करती है किसको? इन्वेस्टर को, कि आप अपनी मनी को सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कीजिए। अब गाइस देखिए, सिक्योरिटी में यदि कोई भी पर्सन इन्वेस्ट करता है तो वो इनडायरेक्टली कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? इंडस्ट्री में। क्योंकि जिस भी कंपनी के वो शेयर्स को परचेज कर रहा है, जिस भी इंडस्ट्री के वो शेयर्स को परचेज कर रहा है गाइस, वो इनडायरेक्टली कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? उस इंडस्ट्री में। और गाइस देखिए, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और इकोनॉमिक ग्रोथ में
इन्वेस्ट करना। क्लियर है? तो गाइस जैसे जैसे इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी सेम वैसे वैसे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी की भी ग्रोथ होगी, हमारी इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होगा, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो जीडीपी इंक्रीज होगा। तो गाइस ये हमारी इकोनॉमिक में भी क्या करता है, हेल्प करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। आइए फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में क्या कह रहा है, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट का गाइस यहाँ पर मीनिंग क्या होता है कि हमें स्टॉक एक्सचेंज कंपनी से रिलेटेड एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जो उसके इन्वेस्टर है उनको कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनी एंड गाइड्स द इन्वेस्टर बाय प्रोवाइडिंग द वेरियस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन को, और अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड कराता है एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, जो उनको हेल्प करती है किसमें, पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ शेयर होल्डर इन ए कंपनी इंक्रीजिंग। भाई उससे क्या होता है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे क्या करा है उसने, जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज था उसने कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया और इन्वेस्टर को प्रोवाइड कराया, जिससे कि इन्वेस्टर को हेल्प मिली है किसके लिए, जो भी उसके पास फंड्स अवेलेबल था उसको कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए 6 आता है यहाँ पर, प्रोवाइड स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का गाइस यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, स्पेकुलेशन का मीनिंग क्या होता है, मैं सिंपल सा कह सकता हूँ सट्टा बाजारी। सट्टा बाजारी क्या होता है गाइस, जैसे जैसे हमें लग रहा है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो मैं उसको सेल्स कर दूंगा, सिक्योरिटी को मुझे लग रहा है प्राइस लो होगा तो मैं क्या करूँगा, उसको होल्ड करके रखूँगा। देखिए, वैन द सिक्योरिटी आर परचेज विद ए मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी को परचेज तो कर रहे हैं लेकिन किस मोटिव से कर रहे हैं, प्रॉफिट को अर्न करने के मोटिव से। एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन देयर मार्केट प्राइस इट इज़ कॉल्ड स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन कब कहलाएगा, जैसे ही उसका मार्केट प्राइस इंक्रीज होता है, मार्केट प्राइस रेज होता है, मैं उसको क्या करूँगा, मार्केट में सेल्स कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपीज़ का कोई शेयर परचेज किया है और मार्केट में आज उसका प्राइस 150 है, तो मैं क्या करूँगा, उसको सेल्स कर दूंगा। ये मेरा क्या कहलाता है, स्पेकुलेशन कहलाता है। तो गाइस देखिए, हमने यहाँ पर 6 फीचर को डिस्कस किया। फर्स्ट देखा हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड करा देता है मुझे स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड देखा प्राइस ऑफ सिक्योरिटी किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई के। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन गाइस, जो भी ट्रांजैक्शन हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करते हैं वो कंप्लीटली सेफ होती है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के अपने लो और बाय लो होते हैं। यदि कोई भी मेंबर उनको फॉलो नहीं करता तो उसकी मेंबरशिप क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि वो इन्वेस्टर को क्या करता है, एनकरेज करता है कि आप अपनी मनी को सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कीजिए। आप गाइस देखिए, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा तो वो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा, और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प होगी। 6 हमने देखा स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। इक्विटी कल्ट यहाँ पर मीनिंग क्या है कि जो कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो अपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड कराता है, अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड करा देता है, एक स्कोप प्रोवाइड करा देता है। किससे रिलेटेड है, मैं स्पेकुलेशन से रिलेटेड। स्पेकुलेशन का मैंने आपको मीनिंग बताया क्या होता है, सिंपल सट्टा बाजारी। आइए अब गाइस हमने देखा स्टॉक एक्सचेंज को हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, उसके फंक्शन क्या है। अब गाइस देखिए, हमें यदि ट्रेडिंग करनी है स्टॉक एक्सचेंज में तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग का क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले गाइस हमें ब्रोकर को सिलेक्ट करना होता है। इन ऑर्डर टू ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट ए ब्रोकर इज सिलेक्टेड हु शुड बी ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड रजिस्टर्ड विद सेबी। मैंने आपको बताया स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, रेगुलेट एंड कंट्रोल किसके द्वारा किया जा रहा है, सेबी के द्वारा। स्टॉक एक्सचेंज के अपने लो और बाय लो होते हैं, तो इसलिए जिस भी ब्रोकर को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए, और सेबी के साथ भी वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। 2 कंडीशन फॉलो होंगी गाइस यहाँ पर। फर्स्ट मेरा क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए, सेकंड जो ब्रोकर हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो सेबी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ब्रोकर कैन बी इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, फर्म और कंपनी। ब्रोकर मेरा इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है और कंपनी भी हो सकती है। इंडिविजुअल का मीनिंग कोई एक सिंगल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा कि जिस भी यहाँ पर जो मेरी स्टॉक एक्सचेंज है उसको 2 पर्सन से ज़्यादा मिलकर रन कर रहे हैं। कंपनी का मीनिंग आपको पता है, प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 मेंबर, पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइस जो मेरी ब्रोकर है वो एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है और कंपनी भी हो सकती है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। वो मेंबर होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज का और रजिस्टर्ड होना चाहिए किसके, सेबी के साथ। सेकंड देखिए, हमें ओपन करना होता है एक डीमैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी। आपका ये देखिए मुद्दा आता है कि डीमैट अकाउंट और डिपॉजिटरी क्या है, डीमैट अकाउंट क्या है और डिपॉजिटरी क्या है। गाइस दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। आइए सबसे पहले देखिए डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट गाइस क्या है, यहाँ पर एक डीमैट अकाउंट ऐसा अकाउंट्स होता है जो हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ क्या कर रहे हैं, उसको ओपन करते हैं। कोई भी इंडिया का सिटीजन इजीली ओपन कर सकता है। यहाँ पर जो भी इंडिया का सिटीजन है उसको
ओपन भी करना चाहिए और वो इजीली ओपन भी कर सकता है। किसके? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन हो गए अभी हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बैंक भी हो सकता है मेरा और स्टॉक ब्रोकर भी हो सकता है। या तो बैंक के साथ मैं अपना डीमेट अकाउंट ओपन करूँगा या स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करूँगा। क्योंकि गाइस देखिए जो भी सिक्योरिटी होती है वहाँ पर लिस्टेड होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। किसमें? डीमेट अकाउंट में। द सिक्योरिटी आर हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय ए डिपॉजिटरी। का डिपॉजिटरी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सिक्योरिटी को होल्ड करके रख सकते हैं। क्लियर है? डिपॉजिटरी क्या होती है गाइस? सबसे पहले मैं आपको डिपॉजिटरी क्लियर कर देता हूँ। देखिए डिपॉजिटरी सर्विस जस्ट लाइक ए बैंक। गाइस देखिए बैंक की तरह होती है। बैंक क्या करता है? जनरल पब्लिक के फंड्स को कलेक्ट करता है और उसको सेफ कस्टडी प्रोवाइड करा देता है। गाइस सेम एज यहाँ पर डिपॉजिटरी सर्विस वर्क करती है। डिपॉजिटरी देखिए डिपॉजिटरी आल्सो लाइक ए बैंक and keeps the security like share, debenture, bonds, mutual funds in electronic form on the behalf of the investor। इन्वेस्टर के बिहाफ पर क्या करती है? यहाँ पर जो भी मेरे पास सिक्योरिटी अवेलेबल है उसको होल्ड करके रखती है, उसको सेफ कस्टडी प्रोवाइड कराती है। सेफ कस्टडी प्रोवाइड कराने का मतलब क्या है कि अपने पास होल्ड करके रखती है, किसी भी कारण से कोई लॉसेज हो जाता है तो उसके लिए डिपॉजिटरी लाइबल होगी। यहाँ पर इन्वेस्टर के ने क्या करा है कि इन्वेस्टर ने अपनी जो भी सिक्योरिटी अवेलेबल थी उसको डिपॉजिटरी को हैंड ओवर कर दिया है कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है। क्लियर है? वो कुछ भी हो सकता है, वो मेरा शेयर भी हो सकता है, डिबेंचर भी हो सकता है, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं और मेरे म्यूचुअल फंड्स के पेपर भी हो सकते हैं। आइए इन द डिपॉजिटरी ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट कैन बी ओपन। गाइस देखिए सबसे पहले क्या करना होगा? मुझे अकाउंट ओपन करना होगा एक डिपॉजिटरी सिक्योरिटी में और ऑल शेयर कैन बी डिपॉजिटेड। और जितने भी शेयर्स मेरे पास अवेलेबल है, जितने भी डिबेंचर मेरे पास अवेलेबल है, वो मुझे क्या करने होंगे? डिपॉजिटरी सर्विस को डिपॉजिट करने होंगे। देखिए दे कैन बी विड्रॉ सोल्ड एट एनी टाइम ऑन द देखिए सिक्योरिटी कर सकता हूँ एट एनी टाइम एंड इंस्ट्रक्शन टू डिलीवर और रिसीव शेयर ऑन द बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर। का यहाँ पर क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन का वेट करती है जो मेरी डिपॉजिटरी होती है। जैसे जैसे इन्वेस्टर जो है उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते चले जाते हैं। इन्वेस्टर जब चाहे अपनी सिक्योरिटी को सेल्स कर सकता है, जब चाहे उसको परचेज कर सकता है, जब चाहे उसको विड्रॉ कर सकता है। और यहाँ पर जो डिपॉजिटरी है वो इंस्ट्रक्शन, यदि इन्वेस्टर कोई भी इंस्ट्रक्शन उसको प्रोवाइड कराता है तो डिपॉजिटरी को उसको फॉलो करना होता है। क्लियर है? तो गाइस देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है डिपॉजिटरी सर्विस के केस में। डिपॉजिटरी जस्ट लाइक ए बैंक। डिपॉजिटरी सर्विस क्या करती है? जो हमारे पास शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स पेपर अवेलेबल है उनको एक सेफ कस्टडी प्रोवाइड करा देती है। इन्वेस्टर के बिहाफ पे उनको होल्ड करके रखती है। क्योंकि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सब रजिस्टर्ड होता है। इन्वेस्टर जब चाहे अपनी सिक्योरिटी को परचेज कर सकता है, जब चाहे उसको सेल्स कर सकता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा सकता है डिपॉजिटरी सर्विस को कि आप मेरे बिहाफ पे इस शेयर्स को परचेज कर लीजिए, इस शेयर्स को आप सेल्स कर दीजिए। टू टाइप्स की डिपॉजिटरी सर्विस करंटली इंडिया में वर्क करती हैं। गाइस फर्स्ट आती है मेरी NCDL, सेकंड आती है मेरी CDSL। ध्यान रखिएगा, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। सेकंड आती है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जिसको हम क्या कहते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी कहते हैं। मैंने आपको बताया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन कौन हो सकते हैं मेरे यहाँ पर। बैंक भी हो सकता है और स्टॉक ब्रोकर भी हो सकता है। यदि मैं बैंक के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर रहा हूँ तो मेरे लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होगा? बैंक होगा। और मैं स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर रहा हूँ तो मेरे लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होगा? स्टॉक ब्रोकर होगा। आइए बेनिफिट्स देखिए डिपॉजिटरी की सर्विस के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? सेल्स एंड परचेज ऑफ शेयर एंड स्टॉक ऑफ ए कंपनी ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। का किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में मैं शेयर और डिवेंचर को क्या कर सकता हूँ? सेल्स कर सकता हूँ और परचेज कर सकता हूँ। टाइम को सेव करता है यहाँ पर, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होगी इलेक्ट्रॉनिक होगी, मुझे कहीं भी जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं एक प्लेस से सारी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है कि इंटरनेट के थ्रू हो रही है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है ब्रोकर के थ्रू हो रही है। ब्रोकर क्या करता है? एक नॉमिनल अपना कमीशन चार्ज करता है उसके लिए। ट्रांसपेरेंसी है ट्रांजैक्शन में, जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि वहाँ पर क्लियरली सारी ट्रांजैक्शन जो है मेंशन होगी। फिजिकली प्रेजेंस ऑफ इन्वेस्टर इज नॉट रिक्वायर्ड। फिजिकली प्रेजेंट होने की इन्वेस्टर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो अपना सारा वर्क किसके थ्रू कर सकता है? इंटरनेट के थ्रू कर सकता है। रिस्क एंड लॉस ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इज एलिमिनेट। गाइस क्या करता है? जो भी मेरे पास सिक्योरिटी के यहाँ पर सर्टिफिकेट के थेफ्ट होने के या उनके लॉस होने के चांसेस थे उसको क्या करता है? कंप्लीट एलिमिनेट कर देता है। आइए अब देखिए, तो डीमेट अकाउंट आपको क्लियर होगा। डीमेट अकाउंट क्या है कि मुझे एक अकाउंट ओपन करना है, किसके साथ? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। डिपॉजिटरी सर्विस को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी कहते हैं। वो मेरा एक बैंक भी हो सकता है और एक स्टॉक ब्रोकर भी हो सकता है।
क्लियर है। आइए बेनिफिट्स देखते हैं यहाँ पर डीमेट अकाउंट के बेनिफिट्स क्या होंगे। रिड्यूस द पेपर वर्क, यहाँ पर पेपर वर्क को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा कंप्लीटली, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रही है। एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, लॉस, थेफ्ट एंड डिले। मैंने अभी आपको बताया गाइस डिपॉजिटरी और डीमेट क्या है, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो गाइस देखिए जो मेरा डिपॉजिटरी के फीचर्स थे वो क्या होंगे, डीमेट अकाउंट के भी मेरे फीचर्स होंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देता है किसके, शेयर सर्टिफिकेट को। ट्रांसफर करने की टेंशन नहीं है, चोरी हो जाएगा हमें उसकी टेंशन नहीं है, या कोई भी डिले इन डिसीजन मेकिंग होगी, हमें किसी बात की कोई टेंशन नहीं, जो भी ट्रांजैक्शन होगी स्पीडी वे में होगी। देखिए इंक्रीज लिक्विडिटी थ्रू स्पीडी सेटलमेंट। स्पीडी सेटलमेंट होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि सेटलमेंट हमारे कितने टाइप से हो सकते हैं। तो इस डीमेट अकाउंट के थ्रू क्या होता है, जो भी सेटलमेंट होगा वो स्पीडी होता है, तो इसलिए यहाँ पर लिक्विडिटी एक तरीके से कह सकता हूँ कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करा देता है। क्लियर है। आइए फोर्थ आता है अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर। फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है डीमेट अकाउंट, यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है और प्रमोट करता है किसको, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। ये सिंगल डीमेट अकाउंट कैन होल्ड इन्वेस्टमेंट इन बोथ इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट। गाइस देखिए यदि मुझे शेयर और डिवेंचर दोनों को परचेज करना है तो मुझे 2 डीमेट अकाउंट ओपन कराने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं एक डीमेट अकाउंट के थ्रू दोनों को होल्ड कर सकता हूँ। इन दोनों को ही नहीं गाइस, यदि मुझे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना है तो मैं एक ही डीमेट अकाउंट के थ्रू कर सकता हूँ, मुझे कोई भी अलग अलग डीमेट अकाउंट ओपन कराने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं एक डीमेट अकाउंट के थ्रू शेयर को भी परचेज कर सकता हूँ, डिवेंचर को भी परचेज कर सकता हूँ और म्यूचुअल फंड में भी मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। क्लियर है। ट्रेडर कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। गाइस जो ट्रेडर है वो कहीं से भी वर्क कर सकता है, उसे कोई एक पर्टिकुलर प्लेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी। का इमीडिएट ट्रांसफ़र हो जाता है सिक्योरिटी का। फॉर एग्जांपल मैंने आज किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज किए तो यहाँ पर T+1 या T+2 ट्रांजैक्शन, टी का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है, ट्रांजैक्शन डेट। ट्रांजैक्शन डेट से 1 दिन बाद या 2 दिन बाद यहाँ पर जो है मेरे पास ट्रांसफ़र हो जाती है कौन, सिक्योरिटी। आइए दोनों चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्रोसीजर में सिलेक्शन करना होता है ब्रोकर का। सेकंड हमने देखा हमें डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है किसके साथ, डिपॉजिटरी के। डिपॉजिटरी की मीनिंग भी आपको क्लियर हो गई होगी और डीमेट अकाउंट की मीनिंग भी आपको क्लियर हो गई होगी। डीमेट अकाउंट क्या है कि हमें डिपॉजिटरी के साथ एक अकाउंट ओपन करना है। डिपॉजिटरी सर्विस क्या है यहाँ पर, मैन तो यही था, डिपॉजिटरी सर्विस आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि डीमेट अकाउंट ओपन करना है किसके साथ करना है, डिपॉजिटरी के। तो डिपॉजिटरी यहाँ पर कौन हो सकता है, मेरा बैंक भी हो सकता है और स्टॉक ब्रोकर भी हो सकता है। आइए प्लेसिंग द ऑर्डर। गाइस देखिए जैसे ही हमने क्या करा, यहाँ पर डीमेट अकाउंट ओपन करा और सिलेक्ट कर लिया हमने ब्रोकर को, हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एज सुन एज द डीमेट अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर इज ओपन, द इन्वेस्टर स्पेसिफाई द टाइप्स एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटी दे वांट टू बाय और सेल्स। जितनी सिक्योरिटी चाहे वो परचेज कर सकता है, जितनी चाहे वो सेल्स कर सकता है। सेल्स कब करेगा, जब उसने बाई की भी होगी। क्लियर है। एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, वो अपने ऑर्डर को क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। एग्जीक्यूट का यहाँ पर मीनिंग क्या है कि वो ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि आप मेरे बिहाफ पे किसी भी शेयर्स को परचेज कर लीजिए, किसी भी सिक्योरिटी को परचेज कर लीजिए, किसी भी सिक्योरिटी को सेल्स कर दीजिए। क्लियर है। आइए लास्ट आता है मेरा सेटलमेंट का। देखिए सेटलमेंट क्या होगा, यहाँ पर सेटलमेंट का मीनिंग क्या है, देखिए ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम वन डीमेट अकाउंट ऑफ द सेलर टू द डीमेट अकाउंट ऑफ द बायर। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं किससे, सेलर के अकाउंट से बायर के अकाउंट्स में। क्लियर। ये मेरा क्या कहलाता है, सेटलमेंट। ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी बायर के अकाउंट से सेलर के अकाउंट में, ये मेरा क्या कहलाएगा, सेटलमेंट कहलाएगा। सेटलमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, या तो ऑन द स्पॉट सेटलमेंट होगा या मेरा फॉरवर्ड सेटलमेंट होगा। ऑन द स्पॉट सेटलमेंट का मीनिंग क्या आएगा, इस देखिए इफ़ द ट्रांजैक्शन इज डन ऑन मंडे देन इट विल बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग वेनसडे। गाइस देखिए यदि हम मंडे को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो वेनसडे को क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। यानी कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि जो सिक्योरिटी है वो मेरे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी कब, वेनसडे को, यदि मैं मंडे को कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। गाइस देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो चलता है T1 + T2 का कॉन्सेप्ट चलता है, जो अभी आपको मैंने बताया। टी क्या होगी, यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट होगी। ट्रांजैक्शन डेट हमारे अकॉर्डिंग कितनी थी, मंडे। क्लियर है। अब गाइस देखिए T+1 प्रिपेयरिंग ए कॉन्ट्रैक्ट नोट। गाइस देखिए ट्रांजैक्शन डेट से अगले दिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को प्रिपेयर कर लेंगे, और T+2 यानी जो मेरी ट्रांजैक्शन डेट थी उससे दूसरे दिन क्या होगा, डिलीवर और पेमेंट हो जाएगी। जो मैंने सिक्योरिटी को परचेज किया मैं उसकी पेमेंट कर दूंगा और मेरे अकाउंट में सिक्योरिटी जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्लियर है। फॉरवर्ड सेटलमेंट में क्या होगा गाइस, कोई भी फ्यूचर डेट पे हम क्या कर रहे हैं कि ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आज ओनरशिप ट्रांसफ़र ना करके किसी फ्यूचर डेट पे हम ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देखिए ऑन द स्पॉट में T+1 T+2 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, T+3 भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड सेटलमेंट में क्या होता है, यहाँ पर सेटलमेंट इज डन
ऑन सम डेट इन द फ्यूचर। गाइस फ्यूचर डेट में हम क्या कर रहे हैं, ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हैं। पीरियड क्या होगा गाइस, देखिए T+5, T+7, T+10 एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये नहीं है कि T+5 और T+7 ही होगा। T+7 का मीनिंग क्या है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन डेट से 7 दिन बाद हम ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर देंगे, या मैं कह सकता हूँ सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर है। आइए, ऑल ट्रांजेक्शन आर डन फ्रॉम 9:15 AM टू 3:30 PM। गाइस ध्यान रखिएगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगी डीमेट अकाउंट में, जो भी ट्रांजैक्शन होगी स्टॉक एक्सचेंज में, कब होगी वो, सुबह 9:15 से लेके शाम के कितने 3:30 तक। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर है। क्योंकि गाइस देखिए, स्टॉक मार्केट ओपन होती है सुबह 9:15 पे, क्लोज हो जाती है 3:30 पे। ध्यान रखिएगा। और मंडे टू फ्राइडे ओपन रहती है, सैटरडे संडे हमारी स्टॉक मार्केट क्लोज होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, MCQ में पूछ सकता है आपसे। अब गाइस देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपने देखा होगा, यदि किसी भी शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ यहाँ पर क्लोज हो रहा है, कितने टाइम 3:30 पे क्लोज हुआ, और उस टाइम उसका प्राइस शो कर रहा है 100, तो आप सुबह के 9 बजे या आप 9:14 तक भी देखेंगे तो आपको वो प्राइस 100 रुपीज़ ही मिलेगा। क्या इसका मतलब ये है कि उसके बीच में प्राइस जो है इनक्रीज और डिक्रीज नहीं हुआ? डेफिनेटली होता है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में कब अपडेट किया जाएगा गाइस, जब यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज मेरा ओपन होगा। स्टॉक एक्सचेंज ओपन कब होता है, 9:15 पे। आप देख सकते हैं जी बिजनेस जाके देखिए, वहाँ पर शेयर के प्राइस चलते रहते हैं। आप 3:30 पे देखिए, और फिर आप सुबह उठ के 9 o'clock पे देखिए, दोनों टाइम आपको प्राइस सेम ही मिलेगा। प्राइस जो चेंज होगा वो कब होगा, 9:15 के बाद, और वो भी कब होगा, मंडे टू फ्राइडे। क्योंकि कोई भी मैं शेयर्स को परचेज़ करना है, मुझे सेल्स करना है, तो मैं कब कर सकता हूँ, मंडे टू फ्राइडे कर सकता हूँ, और टाइम लिमिट में कर सकता हूँ कब, 9:15 से लेकर 3:30 तक। क्लियर है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें ईजिली क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।